कुमर दिलशाद साहब, इन हालात में और इस फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी हो जाने का मुतालबा दुरुस्त मालूम होता है आपको? देखा जी, ये सियासतदानों का तो हमेशा मुतालबा रहता है कि जब उनकी मंशा के बारे में उनकी मंशा के खिलाफ फैसले आते हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमीशनर पर तकीद करते हैं, उनके मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हैं। ये तो शुरू से जो है 1956 से लेकर आज तक जब भी ऐसे फैसले आते रहे उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ही मुतालबा किया, जो कि खैर है उनके कहने पर तो कोई मुस्तफ़ी नहीं होता। इसी तरह कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कह देते हैं, प्रेसिडेंट को भी कह देते हैं। लेकिन सबसे पहली अहम बात यह है कि इनको चाहिए था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला आते के फौरन बाद रात को ही इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट पिटीशन दाखिल करा देना चाहिए। वो उन्होंने दाखिल नहीं करवाई। वो इनकी तरह तरह के मैं सुनता रहा, कहने ना हम तो सदारती इलेक्शन मनसूख का मुतालबा करेंगे मुलतवी करने का, और इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन को भी मुलतवी करने का मुतालबा करेंगे। भाई ये तो आईनी प्रोविजन है, सदर का इलेक्शन तो 30 दिन के अंदर लाजमी होना होता है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। तो वो उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस इलेक्शन को मुलतवी करती, लेकिन उन्होंने अपनी बात उठी इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए था। किस बुनियाद पे? अब पेशावर हाई कोर्ट चले गए। अब पेशावर हाई कोर्ट एक महतायत अदालत है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट में फैसला इनके हक में भी आ जाता है तो ला मोहल्ला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना था जी। तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने में इनकी क्यों ऐसी क्या परेशानियां हैं या क्या मजामत नहीं करते? अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो आज सब सीटें भी अलॉट कर दी। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं तो उसमें बहुत देर लगेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महसूस करेगी भी कानून पर अमल दरामद हो गया है, हम उनमें कैसे मुदाखलत करें। तो वो उनको ये तो नोटिफिकेशन तो कलदम नहीं करार देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो अपनी गेम हार। तो कुमर साहब, दो हिस्से इस फैसले के, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिल सकती, और दूसरा हिस्सा ये है कि बाकियों में तकसीम कर दी जाए, जिससे मेंबर पंजाब ने इख्तिलाफ भी किया है। आप इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग कैसे देखते हैं, और खासतौर पर जो दूसरा हिस्सा बाकी सियासी जमातों पर तकसीम करने का, क्या आप समझते हैं कि जिस सियासी जमात को मैंडेट यानी जितना मैंडेट मिला है उतनी ही रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं, या उनके मैंडेट से बढ़कर भी रिजर्व सीट्स दी जा सकती हैं? ये एक कानूनी पॉइंट आपका सही पॉइंट है, आपने बड़ी सही बात की है, इशारा दिया है आपने। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया है ना, वो इलेक्शन एक्ट 104 के तहत करती है। उसमें सारा प्रोसीजर वही है जो उनके फैसले में लिखा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर जो है आर्टिकल 51 और सब सेक्शन 6, उसमें एक अभाम है। उसमें अभाम यह है कि आपने पार्लिमानी पार्टियों को एक दफा जो सीटें अलॉट कर दें तो फिर दोबारा नहीं दी जा सकती। वो उसमें एक बाकायदा एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, अभाम भी है, लकोना भी है, और उसमें कोई खास नजरअंदाज भी कर दिया गया है पॉलिसी मैटर के तहत। लेकिन ये एक है, अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तो आइन के आर्टिकल 51 सब सेक्शन 6 के तहत जाएंगे कि जनाब एक दफा किसी पार्टी को सीट अलॉट कर दी जाए तो दोबारा उसको पार्टी को सीट अलॉट नहीं की जाती, आर्टिकल 51 सब सेक्शन 6 के तहत, बकौल जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी। लेकिन हमें उम्मीद नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात हैं कि वो नोटिफिकेशन को भी करदम करार दे सकते हैं, उनके पास तो बेपनाह आईनी इंटरप्रिटेशन करने के इख्तियारात हैं। तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पेशावर हाई कोर्ट में जाने की बजाय इनको चाहिए था वहाँ एक ही दफा फैसला कर। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आएगा वो तो चैलेंज होगा, दोनों सूरतों में चैलेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं डायरेक्ट जाया जा सकता था। सर ये बताएं कि ये जो पीटीआई ने एक मुमासरत तलाश की और एक मुमासरत इलेक्शन कमीशन के सामने रखी भी, और कहा कि 2019 में भी ऐसा हो चुका है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद में उन्होंने लिस्ट जमा कराई और उनको एक मखसूस नशस्त मिल गई थी। आप ये वाला जो आर्गूमेंट है इसको कैसे देखते हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इसलिए तस्लीम नहीं किया कि आपने इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए? ये जो फैसला आया है, ये हमने भी कई दफा चैनलों पे कहा कि जनाब ये पेशावर में जो है केपी में बाकायदा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सीटें दी गई हैं। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशनर सरदार आजाद साहब ने 2019 में, तो उसको बेस बनाने के लिए आगे बढ़े
ये फैसला जो आप फरमा रहे हैं, हमने भी बार बार कहा, ये जो डिसेंट नोट आया है अपना बाबर बरवाना साहब का, जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने यही चीज कोट की है जो हम भी कहते रहे, आप भी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो फैसला जो था वो सिर्फ फैसला हो गया, और बरवाना साहब का जो लिखा हुआ तहरीर था जी कंवर साहब, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि पैराग्राफ नंबर 29 में इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के पैरा नंबर 29 में ये लिखा है और कहा है कि जी आप जिस 2019 की जिस मिसाल का हवाला दे रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करें या कोई एविडेंस दें या कोई हवाला दें हमारे ऑर्डर का, तो वो आपने सबमिट ही नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अपने ही रिकॉर्ड का हवाला मांगना चाहिए था? ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, और खुद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस भी फैसला लिखते हैं उसमें खुद वो साइटेशन माजी के जो हवाले हैं उसको वो खुद हवाले भी दे सकते हैं और उसकी साइटेशन इदारे के पास मौजूद होती है। तो क्या ये मांगना इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त था पीटीआई से? ये सारा जायजा जो हम भी ले रहे हैं कल से, ये सारा जायजा जैसे आपने फरमाया, ये सारा जायजा जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेगी, बहुत बड़ा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आप ये देखें, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो जमीनी हकायक भी देखने और पूरे इन्वायरमेंटल को, माहौल को भी देखना होता है। आपको याद होगा कि जब ये इंट्रा फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में जो केस किया, तो जस्टिस सोहरता बंदियाल ने आइन से हटकर फैसला दे दिया कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कि हालात को कंट्रोल उन्होंने करना था। तो ये इसी तरह के हालात को कंट्रोल कर लिया और वो जनाब फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में फैसला आ गया, 25 सीटों में दोबारा इंतखाबात हो गए। तो ये चीजें भी सामने आएगी आपके सामने। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो इस पर फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा कंवर साहब, अब ये बताइए, एक और मामला है, आज फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं। एक तो ये कि वो डेडलाइन जो 22 फरवरी की थी, यानी 14 दिन के अंदर अंदर अपलोड होने चाहिए थे, उसको इलेक्शन कमीशन मीट नहीं कर सका। एक तो इस पर अपनी राय दीजिएगा। दूसरा ये कि इसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियों का दावा किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 45 लगाए हैं वो अगर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूं तो उसमें तो वो व्हाइटनर लगा के या बगैर व्हाइटनर लगाए ओवर राइटिंग की गई है, यानी 563 को 63 कर दिया गया और 322 को 122 कर दिया गया ओवर राइटिंग करके। तो मुझे आपसे पूछना यह है कि क्या अगर फॉर्म 45 के ऊपर ओवर राइटिंग मौजूद हो और उस पर दस्तखत किसी के भी मौजूद ना हो तो वो ओवर राइटिंग एक्सेप्टेबल होती है कानून की नजर में? यानी ये पहले भी एक प्रैक्टिस रही है इस तरह की ओवर राइटिंग की या व्हाइटनर लगा के उसके ऊपर नया फिगर लिख देने की, या ये कुछ नया हो रहा है इस दफा? ये जहर है, आपका पॉइंट बहुत वजनी है, मुझे अब पता चला, मैंने नहीं पढ़ा था जैसे आपने फरमाया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे हम देख रहे हैं कि अगर उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बार बार हदायत जारी की थी कि सेक्शन 90 के तहत और 95 के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत करने थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होने। अब अगर 45 फार्म पर दस्तखत नहीं है तो वो चैलेंज हो जाएंगे और बहुत बड़ा डोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये अब अच्छा किया ना इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी बता दी, वेबसाइट पर दिखा दिया ये इसके मामला है, कहीं दस्तखत है कहीं दस्तखत नहीं है, तो ये सारा चैलेंज हो जाएगा। इसको चैलेंज करने के दो तरीके हैं, या तो जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, या अगर कोई पार्लिमानी कमीशन बन गया इलेक्शन की बेकायदगी बेज़ाब्तगी को देखने के लिए तो ये वहां बड़ा काउंट हो जाएगा।